एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमनीफाई। सो गाइस, फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एम लक्ष्मीकांत। ओके, और इस एम लक्ष्मीकांत का भी हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और उसमें भी हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, दैट वुड बी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब देखो, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है ना, वो कैसे फ्रेम होते हैं। अब क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे क्या दिए गए हैं, आपको एक्ट्स दिए गए हैं। तो यूपीएससी हो गया या फिर कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, उसमें क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कौन सा किस एक्ट का जो है वो प्रोविजन है। या फिर क्या होता है, कोई एक प्रोविजन आपको दे दिया जाएगा और वहां पे 4 एक्ट्स के नाम होंगे ऑप्शन में, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये वाला प्रोविजन इनमें से किस एक्ट के अंडर में है। ठीक है, इस साल भी ऐसा ही क्वेश्चन था 2023 का, अगर आपने पेपर चेकआउट करा हो तो इन्हीं एक्ट में से क्या आया था, क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है इस चैप्टर के साथ में कि ये वाला चैप्टर बच्चों को याद नहीं होता। जब मैंने इसको पहली बार ही करा था तो मुझे भी इस चैप्टर को याद करने में बहुत डिफिकल्टी आई थी। ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, जब आप ये वाला एक्ट करोगे, रेगुलेटिंग एक्ट, मान लो आपको अच्छे से याद हो गया, यहाँ तक आते आते ना ये सारे एक्ट्स क्या हो जाते हैं आपके दिमाग में ना, ऐसे पजल हो जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते कि मैंने कौन सा प्रोविजन कहाँ पढ़ा था, और बहुत डिफिकल्टी होती है इनको याद करने में। बट कोई बात नहीं, मैं आपको कोशिश करूंगी कि साथ के साथ यहाँ पे हर एक प्रोविजन को क्या करा दूं, एक ट्रिक के साथ में, या कुछ निमोनिक वगैरह बना के हम इसको याद कर ले। फाइन, तो देखो सबसे पहले ना एक बात मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं कि हम लोग ना बिल्कुल लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करेंगे, कुछ एड ऑन कर देंगे बट कम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। राइट, अब देखो, अगर आपने अपनी लक्ष्मीकांत ओपन किया तो उसको ओपन कर लो। आपने देखा होगा पहले ना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आपने चैप्टर ओपन करा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहां पे मेंशन है, और इस एक्ट को स्टार्ट होने से पहले 1773 के एक्ट को स्टार्ट होने से पहले अगर आपके पास ये बुक है ना, एम लक्ष्मीकांत है, ये एक ब्लू वर्जन में भी होगी, तो वहां पे क्या होगा, पहले एक पैराग्राफ होएगा और नीचे से आपके क्या स्टार्ट होएगा, एक्ट स्टार्ट होएगा। तो वैसे ही आप क्या करो, अपनी बुक को ओपन अप करो और साथ में इसको पढ़ो, और जहां पे आपको लगता है कि हाईलाइट करना है उसे हाईलाइट भी करते जाओ। करें स्टार्ट। ओके, अब देखो, सबसे पहले आपकी बुक में मेंशन है, बुक में क्या वैसे भी आपको थोड़ा सा पता ही होना चाहिए, दैट इज 1600 में क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो एज अ ट्रेडर, वो व्यापारी बन के यहाँ पे ट्रेड करने के लिए क्या आते हैं, इंडिया में वो लोग आते हैं, एज अ ट्रेडर इंडिया में आते हैं, और यहाँ पे आके क्या फॉर्म करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या फॉर्म करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला गया है, अगर आपको थोड़ा मैप याद हो वर्ल्ड का, तो देखो यहाँ पे आपका इंडिया है। राइट, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो देखो, मान लो ये है आपका जहां से ये ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, ये आपका ये वाला है आपका, दिस इज योर यूके, या ये वाला बोलो सिर्फ, तो ये आपका ब्रिटेन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा बनाते हैं हम। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसको लीव कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके इधर से आओ, थोड़ा इंडिया को फॉर्म करते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा ऊपर, आई एम सॉरी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, दिस इज योर इंडिया। तो देखो ऐसे सुनो, ये लोग हैं ब्रिटेन से आए हुए, ठीक है। अब ये ब्रिटेन के किस तरफ पड़ रहा है, इंडिया, ब्रिटेन के पड़ रहा है ईस्ट में, तो इसका नाम हो गया ईस्ट। अब इंडिया क्यों है, क्योंकि उन्होंने कंपनी कहाँ पे लगाई, उन्होंने कंपनी लगाई इंडिया में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए इसका जो है नाम पड़ा है। अब क्या होता है, 1600 में ये ब्रिटिशर्स आते हैं, व्यापारी बन के आते हैं, और इंडिया में आके क्या फॉर्म कर लेते हैं, इंडिया में आके EIC, ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। और किसके अंडर फॉर्म करते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं एक चार्टर के अंदर। चार्टर क्या होता है, एक तरह की रिटर्न परमिशन होती है, जो इनको किनसे मिलती है, जो इनको इनकी क्वीन एलिजाबेथ 1 से मिलती है। अब इस चार्टर की वजह से इनको क्या मिल जाते हैं, इनको इंडिया में व्यापार करने के एक्सक्लूसिव जो है वो ट्रेडिंग राइट्स जो है वो मिल जाते हैं। इतना समझ में आया। वनडे एग्जामिनेशन देते हो अगर आप लोग, तो वहां पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ, जो ये ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करी थी, किसके अंडर जो थे इनको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिले थे, तो किसके अंडर मिले थे, चार्टर के अंडर। चार्टर किसने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ 1 ने दिया था। ओके, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब 1765 में, इससे पहले क्या होता है, इससे पहले होता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। उसमें क्या होता है कि आपके एक मुगल एम्पायर होते हैं शाह आलम, ठीक है, और 2 पार्टीज और होती है, तो 3 पार्टीज मिलके जो है वो
ब्रिटिशर्स के खिलाफ। देखो मैं 2 पार्टीज के नाम रिवील नहीं कर रही हूँ, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो ये मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। ओके, एक नवाब भी होते हैं, कौन होते हैं कौन नहीं होते बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो शाह आलम भी होते हैं 3 में से एक। शाह आलम कौन होते हैं? मुगल एम्पीरियर होते हैं। अब क्या होता है, ये 3 लोग मिलके, 3 पार्टीज मिलके ब्रिटिशर के साथ में क्या करते हैं, मतलब दोनों अगेंस्ट में होते हैं ये। और जीत कौन जाता है? दोनों पार्टीज में से एक, तीनों की होगी एक ब्रिटिशर्स की होगी, जीत जाते हैं हमारे ब्रिटिशर्स। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो लोग जीत गए 1764 में, तब 1765 में क्या होता है कि आपके शाह आलम इन अंग्रेजों को, इन ब्रिटिशर्स को दे देते हैं दीवानी राइट्स। यस, क्या हो जाते हैं इनको, क्या मिल जाते हैं इनको? मिल जाते हैं दीवानी राइट्स। अब ये दीवानी राइट्स क्या होते हैं? 2 चीजों को मिला के दीवानी राइट्स बनते हैं। एक तो रिवेन्यू के ऊपर, ठीक है, जितना भी रिवेन्यू होएगा, टैक्स वगैरह जो भी होएगा, उनके ऊपर किसका हक होएगा? वो अंग्रेजों का हक होएगा। और सिविल जस्टिस का भी राइट किनको मिल जाता है? इन ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। बट पूरे इंडिया का नहीं मिलता। किस किस एरिया का मिलता है? अगर ये आपका इंडिया है, देखो ये आपका बंगाल है, इधर को बिहार है, तो ये उड़ीसा, ध्यान से देखो, तो कुछ इस वाले एरिया का इनको क्या मिल जाते हैं? दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। ध्यान से सुनो, ये व्यापारी के रूप में आए, व्यापार करने आए थे, बड़े आराम से महाराजाओं के पास गिफ्ट विफ्ट लेके आते थे, उनको देते थे, उनको खुश करते थे और बड़े आराम से, बड़े स्मूथली अपने ट्रेड को ये लोग करते रहते थे। लेकिन क्या होता है, जब आप इनको 1765 में दीवानी राइट्स मिल जाते हैं इन तीनों एरियाज के, तो कहीं ना कहीं ये कौन सी पावर बन जाते हैं? टेरिटोरियल पावर बन जाते हैं। क्यों भाई? व्यापार करने आए थे, वहां पे उस पे हक भी ले रहे हैं, ठीक है, वहां पे रेगुलेशंस भी कर रहे हैं, वहां पे कंट्रोल भी करने लग गए हैं, ठीक है, टेरिटरी के ऊपर। तो ये क्या बन गई, यानी कि एक तरह से टेरिटोरियल पावर के रूप में अब ये लोग क्या कर रहे हैं? उभर रहे हैं। देखो मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे क्या, मैक्सिमम क्या, सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़नी है ना, एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, और जिनका मेरी तरह बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, कोई कॉमर्स से है कोई साइंस से है, तो उनको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं बार बार यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। देखो अब टेरिटरी पे भी इनका कब्जा हो गया, तो ये क्या बन चुके हैं? टेरिटोरियल पावर बन चुकी है। क्या थे? व्यापारी थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन दीवानी राइट्स मिलने के बाद ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। पावरफुल क्यों हो गए? क्योंकि अब एक टेरिटरी के ऊपर, एरिया के ऊपर भी इनको क्या मिल गई है? राइट्स मिल गए हैं। कौन से राइट्स मिल गई हैं? दीवानी राइट्स मिल गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन फॉर्म होगा कि दीवानी राइट किसने दिए थे? तो शाह आलम ने दिए थे। किनको दिए थे? ब्रिटिशर्स को दिए थे। और किन एरियाज के दिए थे? तो बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। अब इसको याद कैसे करें भी? इनके ही दिए थे, तो बीबीओ, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। बीबीओ 10 बार बोलो, दीवानी राइट्स बीबीओ, दीवानी राइट्स बीबीओ, दीवानी राइट्स बीबीओ, दीवानी राइट्स बीबीओ। तो दीवानी राइट्स किन किन एरिया के मिले थे? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के इनको मिले थे, जिनकी वजह से ये क्या बन गए? एक टेरिटोरियल पावर के रूप में जो थे वो उभर के आ गए। ओके, अब देखो इनको ना एक बात इनके जो क्राउन ने बहुत अच्छे से बोल दी थी कि भाई तुम लोग ना लड़ाई वड़ाई मत करना, आगे जाके लड़ाई वड़ाई नहीं करोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इनके खिलाफ क्या हो गया? इनके खिलाफ हो गया ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, कंपनी की बात यहाँ पे हो रही है, इनके खिलाफ हो जाता है 1857 में एक रिवॉल्ट। अब कौन सा रिवॉल्ट आपको पता होगा, सिपाही मिटनी हो जाती है इनके खिलाफ में, ठीक है। अब ब्रिटिश क्राउन ने इनको पहले ही चेतावनी दी थी, इनको वार्निंग दी थी कि भाई देखो पुट्ठे सीधे काम तुम लोग करते रहते हो, इसलिए कंपनी अब कुछ मत कर देना, अगर तुमने कुछ करा हम अपनी डायरेक्ट कंट्रोल तुम्हारे ऊपर ले लेंगे, ठीक है। इनको वार्निंग्स मिली पर ये सुधरे नहीं, इनके खिलाफ वॉर हो गया। तो फाइनली 1858 में अब जहां इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रेगुलेशंस कर रही थी ना, अब डायरेक्ट पावर किसने ले ली उन एरियाज के ऊपर? जो ब्रिटिश की टेरिटरीज थी, जैसे मान लो ये इंडिया है, इन्होंने ये एरिया जीत लिया, ये जीत लिया, तो ये वाले जो जीते हुए एरियाज थे इनके ऊपर पहले कंपनी ही राज करती थी, लेकिन अब ब्रिटिशर्स को इनको रिमूव करके इन कंपनी को डायरेक्ट जो था रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस की इंडिया की, वो किसने ले ली? वो ले ली आपके ब्रिटिश क्राउन ने, जो इनकी सबसे ऊपर है ना, मतलब जिनकी किंग क्वीन है, उन्होंने क्या कर ली, यहाँ पे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब हम सब कुछ देखेंगे, तुम लोग साइड पे खिसक जाओ, राइट। और इन्होंने एक और बात भी बोल दी थी यहाँ पे कि जितनी भी अब तक इन्होंने कब्जे कर लिए ना टेरिटरीज आप लोगों की, इंडियन को बोला कि अब हम लोग उन पे ही, वहां तक ही लिमिट रहेंगे, आगे उसको नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है 1858 में, सब कुछ हम लोग ना पढ़ने वाले हैं, ये तो थोड़ा सा बैकअप है, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से ले रहे हैं थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए, और आपकी बुक में मेंशन है तो मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है।
अब देखो 1858 में क्या करता है ब्रिटिश क्राउन जो है, ठीक है, इनका इनके ऊपर राज करती है, इंग्लैंड में जो राज करते थे, ब्रिटिश क्राउन राज करता था, उन्होंने आके यहाँ पे क्या मतलब किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली ली, आपकी इंडिया की गवर्नेंस की, राइट। अब इन्होंने कब तक यहाँ पे अपनी इंडिया पे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी हमारी गवर्नेंस की, जब तक हम लोग आजाद नहीं हुए। और हम आजाद कब हुए, हमें कब जो थी इन लोगों से आजादी मिली, वो मिली हमें 15 अगस्त 1947 में। अब देखो तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन फॉर्म होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका पेपर में फॉर्म होगा कि बताओ कब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, अगर आप लोग क्या करते हो, अगर आप लोग वनडे एग्जामिनेशन देते हो। लेकिन आजकल यूपीएससी भी क्या करने लग गया कि वहां पे ना पर्टिकुलर कुछ ईयर डाल देगा, तो अगर आपको पता होगा तो आप लोग क्या करोगे, गलत नहीं करोगे। तो यस 1858 के बाद जो था आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था वो काम समाप्त हो गया, और यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नेंस के लिए किसने ले ली, ब्रिटिश क्राउन ने ले ली। और वो कब तक कंटिन्यू रही, जब तक हम लोग आजाद नहीं हुए 15 अगस्त 1947 तक। अब देखो हमें पता लग गया था कि हम लोग आजाद होने वाले हैं, 15 अगस्त को ये लोग टाटा बाय बाय कर देंगे, हम लोग अपना आराम से इंडिया बसाएंगे, सब करेंगे। तब एक हमारे मन में सवाल आया, अब कौन सा सवाल आया, सुनो। हमें पता है हम आजाद होने वाले हैं, ये लोग तो चले जाएंगे टाटा बाय बाय करके, बट हमारे देश को कौन रेगुलेट करेगा, हम लोग किसकी बात मानेंगे, ठीक है, हमारे ऊपर जो कानून लगेंगे वो किसके तहत लगेंगे, सोचने वाली बात होगी ना। ये लोग तो जा रहे हैं हमें टाटा बाय बाय करके, अब हमारे देश का ध्यान कौन रखेगा, मतलब हमारे लिए जो लीगल फ्रेमवर्क्स बनेंगे वो किसके तहत बनेंगे, क्या होगा, कैसे हमारी गवर्नमेंट चुनी जाएगी, कैसे लोग हमारे काम करेंगे, एक चीज होनी चाहिए ना जिसको सब लोग माने, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी किस चीज की, कि भाई सबका एक संविधान होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसकी मतलब जिसको सब लोग फॉलो करेंगे और जिसके हिसाब से पूरे इंडियन जो है वो क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत पड़ेगी बनाने की, लेकिन सवाल तो ये हो गया पैदा कि ठीक है जी, समझ में आ गया हमें भी, ओके ओके समझ गए हम कि अब हमारे इस देश को ये लोग टाटा बाय बाय कर रही हैं, और अब हमें कोई चलाएगा तो उसको चलाने के लिए हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, मतलब वही हमें चलाएगा ना, जिसको हम लोग सब मानेंगे। बट अब इसको बनाएगा कौन, ठीक है। आपको भूख लगी है, आपको पता आपके मम्मा घर से जा रही है बाहर आज, तो आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि भाई अब हमें खाने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो खाना तो देख लिया कि भाई खाना ही पेट भरेगा आपका, तो उस खाने को बनाएगा कौन, अगर मम्मा जा रहे हैं आपके, वो खाना बनाते हैं, वो आपको खाना देती है, ठीक है, वो जा रहे हैं, अब खाने की जरूरत है, तो खाना तो पैसे लगे, खाने की जरूरत है, उसको बनाएगा कौन, वो भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा कौन, तो इसको बनाने के लिए जो इसका जिम्मा था वो दिया गया आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि 1946 में फॉर्म हुई थी, और फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंप्लीमेंट हो गया, वो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। समझ में आया, ओके, ठीक है, इतना इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ओके। ये आपको थोड़ा पुट ऑफ लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, 10 बार सुनोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, डू नॉट वरी, ओके जी। अब देखो एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे, मतलब इन्होंने 200 साल तो हम पे बड़े आराम से ना अपना राज फुल करा है, तो इनके राज के टाइम पे, इनके रूल के टाइम पे, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश रूल था, 200 साल तक इन्होंने हम पे राज करा, तो उस टाइम पे इसी दौरान इस 200 साल के बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, ठीक है, जिनकी वजह से क्या बन गए, हमारे कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स बन गए। देखो क्या होता है कि मान लो कोई आज एक इवेंट हो गया, राइट, तो उस इवेंट का सीधा साधा इन्फ्लुएंस, प्रभाव किस पे पड़ गया, हमारे इंडिया के पॉलिटी पे पड़ गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ गया। अब देखो 200 साल तक हमें कोई चलाता आ रहा है, ठीक है, अब हम अपना संविधान बनाने जा रहे हैं, अपनी एक न्यू बुक, एक रूल बुक बनाने जा रहे हैं, जिसके हिसाब से हमारा सब कुछ जो है वो चलेगा। तो एकदम से तो ऐसा कुछ भी नहीं कि हम बिल्कुल ही नया फॉर्म कर देंगे, नहीं, तो हमने क्या करा, इनके कुछ चीजों से लिया कि अच्छा अगर कुछ ये इवेंट हुआ था, इसकी वजह से ये रिजल्ट आया, तो ओके हम इस चीज को, इस प्रोविजन को यहाँ से उठा लेते हैं और इसको उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, अपनी पॉलिटी में हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इवेंट्स हुए जिनकी वजह से कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स बने हमारे, कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग कैसी होगी, उसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ कैसे होगा, ठीक है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, तो ये सब
ठीक है। ये सब कुछ इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पॉलिटी को, जो ब्रिटिशर्स ने हम पे राज करा, उनके राज के टाइम पे जो कुछ इवेंट्स हुए, उन इवेंट्स की वजह से हमारे जो थी इस पॉलिटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो मतलब हमारे रूट्स जो है ना वो ब्रिटिश रूल से ही है। समझ में आया कुछ फ्रेमवर्क्स के। ओके, तो अब ये कुछ इवेंट्स कौन कौन से थे, तो इवेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक तो हुए जब हमारा कंपनी का रूल था, ठीक है, और एक इवेंट हम इसमें डिवाइड करेंगे जब हमारा क्राउन का रूल था। देखो, जब हम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था तब कुछ इवेंट्स हुए, ठीक है, उनकी वजह से कुछ प्रोविजन आए, कुछ एक्ट्स आए, और वैसे ही क्राउन ने हम पे रूल करा तो तब वहां पे कुछ एक्ट्स आए, उनके प्रोविजन आए। इन सभी इवेंट की वजह से, ठीक है, इन सभी की वजह से क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे एक फाइनल जो था एक उनका इन्फ्लुएंस पड़ा कि अच्छा अगर ये यहाँ पे ऐसे करने से ऐसा था तो ओके, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या होगा, ऐसा करने पे ऐसा ही होगा। ये बातें आपको आगे जाके समझ में आएंगी, मैं अभी आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके ओके, इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट आगे आगे बहुत ज्यादा मजा आएगा जब हम आगे स्टेप्स में बढ़ेंगे फाइनली। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो देखो समझ में आ गई ना ये बात आपको? क्या बात समझ में आई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और हमारी पॉलिटी के ऊपर किसने ज्यादा इन्फ्लुएंस करा? ब्रिटिश रूल के दौरान जो हमारे कुछ इवेंट्स हुए थे उन्होंने। ठीक है, तो हमारे रूट्स कहाँ से हैं? वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, उससे ही हमारी रूट्स निकली है। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की। ओके ठीक है, तो कंपनी रूल के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे 1773 का, फिर इसके अंदर एक अमेंडमेंट होएगी, ठीक है, इसमें कुछ बदलाव करे जाएंगे 1781 में। फिर ना आपका पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 में, उसके बाद एक 1786 में आपका एक्ट आएगा। फिर ना आपके 4 चार्टर एक्ट्स आएंगे 83 का, सॉरी 1793 का, 1813 का, 1833 का एंड 1853 का, और इसके बाद तो कोई इनका कुछ आएगा ही नहीं। इसके बाद आ जाएगा फाइनली 1857 में रिवॉल्ट होने के बाद हमारी 1858 में क्राउन का रूल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1861 का, 1892 का, 1909 का, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1919 का और 1935 का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन सा? 1935 का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बताया ना? ठीक है, ये बात इससे जोड़ के मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे। ठीक है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा फाइनली 1947 में। आई होप आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, नहीं आया होगा डू लेट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। और हम एक एक एक्ट को जो है वो करते जाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे एक वीडियो में हम लोग 3 एक्ट जो है वो कवर अप कर ले, बट मेन मोटिव हमारी वीडियोस का ये रहेगा कि हमें साथ में याद भी करना है। ये मतलब नहीं है आपने एक बार पढ़ा चलो आगे बढ़ते हैं, नो, आगे तब बढ़ो जब पीछे का रिकॉल कर पाओ। तो कैसे करना है कैसे नहीं करना वो मैं आपको आगे आगे बताती रहूंगी। ठीक है, फटाफट बताओ मुझे, दीवानी राइट्स किन एरियाज के दिए थे ब्रिटिशर्स को, और किसने दिए थे? शाह आलम ने। किसने दिए थे? शाह आलम ने दिए थे। और कौन कौन से एरिया के? दीवानी बीबीओ, दीवानी बीबीओ, दीवानी बीबीओ, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। वेरी गुड, समझ में आ गया? ओके, तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ में? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।